नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज, आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का वंडर वॉल फोर्सेस ही है। हम लोग जो कि जनरेट होती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। हालांकि वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है जो हम लोग वंडरवॉल फोर्सेस में पढ़ते हैं, लेकिन वो उसके मुकाबले वंडरवॉल फोर्सेस के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है। तो चलिए समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय अ कोवलेंट बॉन्ड, जब हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, देन पोलैरिटी इज जनरेटेड इन द कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है ना। ये पोलैरिटी क्यों जनरेट होती है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड हाइड्रोजन एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर partial negative charge, due to which a weak electrostatic force is produced between hydrogen atom and electronegative atom of other molecule. It is called hydrogen bond. चलिए समझते हैं ये कैसे हुआ, कैसे बना। हमने कहा कि when hydrogen atom is attached with any highly electronegative atom by a covalent bond, for example HF, hydrogen is a electropositive atom, fluorine is a highly electronegative atom। तो होगा क्या, जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आ जाएंगे, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हल्का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो इस चार्ज जनरेशन की वजह से एक डाइपोल जनरेट हो गया, दो अपोजिट चार्ज जनरेशन हो गए। तो हाइड्रो HF के और भी मॉलिक्यूल होंगे, उनके अंदर भी सेम ऐसा ही केस होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पर नेगेटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो एक फोर्स बॉन्ड बनेगा बिटवीन हाइड्रोजन एटम and electronegative atom of other molecule. That bond is called hydrogen bond. क्लियर? इस बॉन्ड को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से बन रहा है ना। और अगर हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम हो और ये बॉन्ड बने तब हम उसको क्या कहेंगे? तब हम उसको कहेंगे वंडरवॉल फोर्सेस, है ना। लेकिन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये क्या कह सकते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, तब इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। देखिए ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड कहलाया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं? तो क्या क्या कंडीशन है? पहला तो हाइड्रोजन एटम शुड प्रेजेंट। हाइड्रोजन एटम तो भाई होना ही चाहिए, जब भी तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन एटम शुड बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। थर्ड क्या है? द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल।
क्योंकि जितना स्मॉल साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये समझ में आया हमें कि हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो क्या अगर हाईली नहीं होगा, हाईली वर्ड नहीं होगा, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा? अगर हाइड्रोजन, जैसे मैंने एच एफ के साथ कहा, तो एच एफ के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने बात एच एफ में तो होगी, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। लेकिन अगर मैं अगर एच आई की बात करूं तो क्या एच आई में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? क्योंकि आई तो उतना हाईली तो नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं, है ना। तो क्या एच आई में नहीं होगी? होगी, लेकिन तब उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ के होने की प्रेजेंस क्या कब होती है, कब समझ में आती है? जब उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो एच आई के केस में वो बहुत ही वीक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होगा तो उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इफेक्ट कब दिखाई देगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसका साइज जो है छोटा हो, तब उसका इफेक्ट अच्छे से दिखाई देगा। तब हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर है फॉर एग्जांपल किसी में और उसका इफेक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन उसका इफेक्ट शो नहीं करेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्लियर? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला तो मैंने यहाँ लिखा ही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ वर्ड आया है इंटर। इंटर मतलब बिटवीन टू, जैसे इंटर स्टेट बस सर्विस नहीं होती, इंटर स्टेट बस सर्विस क्या होती है? दो स्टेट्स के बीच की सर्विस, है ना। ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। तो जो तो सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे कि एच एफ, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, है ना, इनके बीच में बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ये बन रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। सेम या डिफरेंट कुछ भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इस पर हम फिर दोबारा आएंगे। टाइप समझ लेते हैं। सेकंड टाइप, सेकंड है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। Such type of hydrogen bonds are formed within the molecule itself, मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहे हैं itself। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले लूं, ये है ना, हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, है ना। यहाँ भी ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। दैट वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है? विद इन द मॉलिक्यूल ही बन रहा है, तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग? इस तरह के बॉन्ड को कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव और ओ एच, सैलिसिलेट आयन, है ना। यहाँ इस पर हल्का नेगेटिव होगा और इस पर हल्का पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा? एक बॉन्ड बन गया, वीक इलेक्ट्रोस्टैट। इसको क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। विद इन द मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बन रहा है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ
इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनते हैं, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में भी बहुत आसानी होगी अगर आपने ये समझ लिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो यहाँ ये विद इन द मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, है ना। हालांकि और मॉलिक्यूल्स के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये यहाँ पर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल जो है अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है, लेकिन उसका और मॉलिक्यूल्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। जबकि अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें तो यहाँ ये जो मॉलिक्यूलर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हो रही है, टू या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल अपने आप में तो स्ट्रांग नहीं हुआ, लेकिन उसकी अन्य मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग जो है वो बढ़ गई है। ठीक है। इसको हम ऐसे मान लें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड है वो अपने आप में तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत के साथ है। समझ रहे हैं, वो मिलनसार हैं, थोड़े सामाजिक हैं, जिससे कि वो सबसे दोस्ती कर ले रहे हैं अन्य मॉलिक्यूल्स के साथ भी। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो कंपाउंड है वो बॉडी बिल्डर टाइप है, वो अपने आप में तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो उसकी किसी से बनती नहीं है समाज में, है ना। तो वो सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे, याद रखेंगे, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनके कॉन्सिक्वेंसेस समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पर, है ना। ये तो हमारी थी क्या कहते हैं टाइप्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट क्या हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिखी है, उनके इफेक्ट हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने लिखी है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। कंपैरिजन किया है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के हाई होते हैं, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर के लो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट को बात करूं तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हमको शो करता है कि जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हमको वो बताता है कि कितने समय में कितने टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो मेल्ट कर जाएगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमको शो करता है कि कितने टेम्परेचर पे कोई भी कंपाउंड बॉयल कर जाएगा, है ना। होता गया है बेसिकली मेल्टिंग या बॉइलिंग में सॉलिड स्टेट में अगर कंपाउंड है तो जब उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर जाते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। जबकि फिर हम और उसे गर्म करें तो वो मॉलिक्यूल और दूर दूर चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है, तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा उसे मेल्ट या बॉयल करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हैं, है ना। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर की बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, इसलिए उन्हें बॉयल या मेल्ट करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। दैट्स वाई उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड की बात करूं तो उसमें जो है मॉलिक्यूल अपने आप में तो स्ट्रांग है, लेकिन और मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो वो इजीली क्या होंगे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे, इजीली बॉयल या मेल्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ अगर मैं आता हूँ तो सेकेंड प्रॉपर्टी है वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर बेसिकली हमको शो करता है कि कोई भी कंपाउंड कितना वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब अगर मैं उसे ओपन एटमॉस्फेयर में रख दूँ तो वो उड़ जाए, जो जितना इजीली उड़ जाएगा वो उतना ही वॉलेटाइल होगा। जैसे कि अगर मैं एक
एग्जाम्पल लूँ अल्कोहल और पानी का, तो अल्कोहल को अगर मैं खुले आसमान में रखूँ तो थोड़े समय बाद अल्कोहल उड़ जाएगा, है ना, लेकिन पानी उतनी जल्दी नहीं उड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, है ना। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड्स बने हुए हैं तो वो उस मॉलिक्यूल्स को वॉलेटाइल होने से रोकते हैं, वो उसकी वॉलेटाइल नेचर को कम करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उड़ने उड़ने से जो है होता गया है वॉलेटिलिटी में कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर से एनर्जी, एटमॉस्फेरिक एनर्जी लेते हैं और वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, है ना, यही वॉलेटिलिटी है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड बना होगा तो क्या होगा, वो इतने इजीली एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर बाहर नहीं जा पाएंगे। दैट्स वाई इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड का वॉलेटाइल नेचर कम होता है, जबकि इंट्रामॉलिकुलर का थोड़ा हाई होता है। क्यों हाई होगा भाई, वो उनमें आपस में कोई बॉन्डिंग ही नहीं, तो उन्हें तो बाहर घूमने की लगी है ना, वहाँ तो वो बाहर नहीं, जो इंटरमॉलिकुलर है ना, जो थोड़ा सा सामाजिक है, वो दूसरे शहर में जाने से थोड़ा सा बचेगा क्योंकि उसकी दोस्ती तो अपने शहर में। लेकिन जो इंट्रामॉलिकुलर, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी किसी से दोस्ती तो है नहीं, तो इजीली वो जो है वो मूव कर सकता आउटसाइड, है ना, इसलिए उसका वॉलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ हम लोग बात करें सरफेस टेंशन। अगर मैं सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की बात करूं तो सरफेस टेंशन इज़ द टेंशन ऑन द सरफेस। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं किसी बीकर में कोई भी कुछ मॉलिक्यूल्स ले लूं तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल हैं वो उसे चारों तरफ से खींचते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली कहीं नहीं जाता है, ये मॉलिक्यूल अंदर ही रहता है। लेकिन अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल की बात करूं जो सरफेस पे है तो उसे अंदर वाले मॉलिक्यूल तो अंदर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उसके बाहर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो उसे अंदर की तरफ खींचे। दैट्स वाई वो अंदर की तरफ खींच जाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड्स जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो ड्रॉप के साइन में रहें। तो ये जो इसका मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उन पे सबके अंदर टेंशन है, उन्हें अंदर वाले मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींच रहे हैं। दैट फोर्स, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इन दोनों में से किस में सरफेस टेंशन हाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमॉलिकुलर में सरफेस टेंशन हाई होगी, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। भाई ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ज़्यादा दोस्ती है, तो वो ज़्यादा खींचेंगे अंदर की तरफ। कम दोस्ती है यानी कि इंट्रामॉलिकुलर, तो वो खींचेंगे नहीं एक दूसरे, क्योंकि कोई बॉन्ड तो है नहीं इनके बीच में, है ना। दैट्स वाई सरफेस टेंशन किन में ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन कंपाउंड में, जबकि इंट्रामॉलिकुलर में लो होगी। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं विस्कोसिटी की, अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो जब लिक्विड जो है फ्लो करते हैं एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में, तो एक क्या कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती है, और वही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है, जो कि लिक्विड्स को फ्लो करने से रोकती है ना। तो अगर मेरे को पता है कि विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा बॉन्डिंग है, भाई ज़्यादा बॉन्डिंग होगी तो ये एक दूसरे को लेयर ज़्यादा रोकेंगी एक दूसरे को, अगर कम बॉन्डिंग होगी तो ईजिली मूव कर जाएगी। दैट्स वाई इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन कंपाउंड्स में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इंट्रामॉलिकुलर में लो होती है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, लास्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी हमने लिखी है, तो हमने लिखा है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, है ना, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में है। क्यों ऐसा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर भी वही सेम चीज़ है, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर हमारा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं इसमें कोई पोलर कंपाउंड घोलूंगा, जैसे कि HF घोलूंगा, यानी कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कोई कंपाउंड घोलूंगा, तो वो इसमें इजीली घुल जाएगा, है ना। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो वो इजीली सॉल्युबल है। जबकि नॉन पोलर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा,
ऐसे ही सेम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर में खुलेंगे, क्योंकि वो पोलर के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, है ना, क्योंकि उनका किसी दूसरे के साथ तो बॉन्डिंग है नहीं, वो अपने आप में बॉन्डिंग है, अंदर ही अंदर बॉन्डिंग है ना। तो दैट्स वाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और ये होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर, ये हुए हमारे कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ और स्पेशल चीज़ें जो हैं इसके बारे में हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वो क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड वाटर हैज़ हायर डेंसिटी देन सॉलिड आइस, और दूसरा वाटर हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये कहा जाता है, यूजुअली ये होता है कि जो सॉलिड फॉर्म होती है उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंसली कनेक्ट होते हैं, दैट्स वाई सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म। बट इन द केस ऑफ वाटर, liquid water has higher density than solid ice, due to which the icebergs flow on the water। अगर आप एक ग्लास लें और ग्लास में एक आइस का टुकड़ा दें तो वो डूबेगा नहीं, डालेंगे, है ना, तो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि वो आइस जो है वाटर के मुकाबले हल्की है, हल्की है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, जबकि और मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता, और मॉलिक्यूल्स में सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर की। अगर मैं इसका रीज़न की बात करूं तो इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं आइस की फॉर्म में देखूं तो आइस की फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन के एटम जो होते वो सॉरी वाटर के जो एटम जो होते हैं वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की होती है ये, सॉरी, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कुछ इस तरह की होती है। केज मतलब कि एक पिंजरा, है ना, वो एक पिंजरे के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो क्या बन गया, एक पिंजरे के समान स्ट्रक्चर बन गई। तो आपको पता है पिंजरे में बहुत सारी जगह खाली रहती है, तो ये पिंजरा जो है ज़्यादा जगह घेरेगा। इसी वजह से जो है आपको पता है भाई पिंजरे में जो है हल्का रहता है, तो इसीलिए आइस फॉर्म में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिस वजह से आइस फॉर्म की डेंसिटी जो है कम होती है। तो होता क्या है, जब आइस 0 डिग्री तक यही रहेगी स्ट्रक्चर, क्योंकि वो आइस की फॉर्म में है। लेकिन जब मैं 0 डिग्री से उसकी स्ट्रक्चर 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूँगा तो उससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे हमारे ये टूटने शुरू होंगे, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे के पास पास आना शुरू होंगे, है ना। तो पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बेसिकली हमको शो करता है कि मॉलिक्यूल कितने पास पास है। डेंसिटी वर्ड केम फ्रॉम डेंस, भीड़, है ना। तो मॉलिक्यूल पास आना शुरू होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है, ये कब तक होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। तो सारे के सारे पिंजरे टूट गए, पिंजरे टूट गए तो फिर केज लाइक स्ट्रक्चर टूट गई, तो फिर क्या हुआ, सारे के सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, अब उससे ज़्यादा करीब नहीं आएंगे। फिर जब आप उसको बढ़ाते हो, 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, 5 डिग्री पे करते हो, तो फिर वो एनर्जी कहाँ जाएगी,
फिर वो एनर्जी यूज़ होगी उन मॉलिक्यूल को दोबारा दूर दूर ले जाने के लिए, तो फिर दोबारा से मॉलिक्यूल दूर दूर जाना शुरू होते हैं, तो यानी कि उनकी डेंसिटी फिर घटनी शुरू होती। तो 4 डिग्री पे इसीलिए मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। 4 डिग्री के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल फिर दूर दूर जाना शुरू होंगे, जिससे कि उनकी डेंसिटी फिर दोबारा घटनी शुरू होगी। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वाटर की। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सॉलिड आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट एक्वायर मोर स्पेस एंड हैव लोअर डेंसिटी। व्हेन वी हीटेड the solid ice above 0 degree centigrade, hydrogen bond start to break and molecules came closer to each other, है ना? Because of that density start to increase. At 4 degree centigrade all the hydrogen bond get break down and density became highest. When we heat more after 4 degree centigrade, molecules again start to move away from each other and density again start to decrease. Clear? इसीलिए that's why water has highest density at 4 degree centigrade. Clear? ये समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ और क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड और भी आते हैं। जैसे कि एक तो क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस कर ही दिया, इस पर क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन, दो तो क्वेश्चन ये सीधे सीधे पूछ लेगा, जैसे वाई लिक्विड वाटर हैज़ हाइयर डेंसिटी देन सॉलिड आइस, या फिर दूसरा क्वेश्चन है वाई वाटर हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई जो है आइस फ्लोट ऑन वाटर, है ना? आइस क्यों फ्लोट हो रही है भाई? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। क्यों है कम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम है, क्योंकि हाइड्रोजन आइस फॉर्म में केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, पिंजरे के समान संरचना बनती है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कुछ और एक आध क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना? लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाई लोअर एल्कोहल आर सॉल्युबल। जैसे कि ऐसा क्यों होता है भाई? लोअर एल्कोहल कौन से? C2H5, सॉरी C2H5OH, ये क्यों सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक है भाई, हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल तो होते नहीं पानी में, लेकिन ये फिर भी सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है ना? क्यों सॉल्युबल है? अगर मैं यहाँ देखूँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। वाटर में क्या होता है? वाटर में भी सेम ऐसा ही है, OH, सेम उसी तरह की तो स्ट्रक्चर है। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, है ना? क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl, क्या कहते हैं, HCl नहीं वो, हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सैलिसिलिक एसिड के बारे में। ये कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड जो है ना, बेंजोइक एसिड जो है, एक तो है बेंजोइक एसिड, दोनों में ग्रुप सेम है, और एक क्या है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड है ये, और ये कहा जाता है कि इन दोनों में जो है सैलिसिलिक एसिड इज 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। वाई? जो सैलिसिलिक एसिड है वो बेंजोइक एसिड के मुकाबले 100 टाइम स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है ना? इसके पीछे का रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। होता क्या है, ये एसिड्स हैं, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? H पॉजिटिव रिमूव करना, तो मैंने इसमें से H पॉजिटिव रिमूव कर दिया, क्या बना? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से भी रिमूव कर दिया,
क्या है, ओ एच है। ये क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोलैरिटी डिफरेंस। क्या बन गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल, है ना, बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो जिस रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब नीचे वाली रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, यानी कि नीचे वाले में से H पॉजिटिव निकलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव दे, ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव दे सकता है वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, है ना, ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि इट कैन easily give the H positive ion because it form more stable product। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सैलिसिलिक एसिड, बाय सैलिसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये क्लियर हो गया आप लोगों को।